बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर मजीद मिर्ज़ा। प्रोग्राम द नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, पूरी दुनिया में कोविड-19 के हवाले से मुख्तलिफ़ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। लोग खौफज़दा हैं इस बीमारी की वजह से, और हमारे जो फ्रंट लाइनर हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स और नर्सेज़, वो अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल के लोगों का इलाज करने के लिए हमतन गोश हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम ख़ास तौर पर नर्सेज़ के हवाले से है। तो मेरे जो मेहमान हैं वो भी इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में नर्सेज़ का शोबा कैसा है, क्या मुश्किलात हैं नर्सेज़ को, और यहाँ पे क्या लैब्स पाए जाते हैं। जिस तरह के आपको अगर स्टार्ट में ही मैं बता दूं कि नर्सेज़ की तादाद बहुत कम है इंस्टीट्यूट्स के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से। तो मेरे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले डॉक्टर परवीन अली हैं मेरे साथ, जो कि एजुकेशन उन्होंने हासिल की है अयाज समून नर्सिंग इंस्टीट्यूट लियारी से, और उसके बाद फिर आगा खान यूनिवर्सिटी से, और आजकल वो यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में लेक्चर नर्स के तौर पे अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रही हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको मैडम परवीन साहिबा। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि डॉक्टर दिलदार मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत प्रेसिडेंट है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की मिसेस अफशा नाजली साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तीनों मेहमानों का तारुफ करवाने के बाद हम सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा डॉक्टर परवीन अली से। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि नर्सिंग के शोबा को पाकिस्तान में सीरियस क्यों नहीं लिया जाता। आमतौर पर जब नर्सिस की बात होती है तो ये वो शोबा समझा जाता है कि जहाँ पे कि ख़वातीन को कोई और अच्छा प्रोफेशन नहीं मिला तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, नर्सिंग के शोबा को ही ज्वाइन कर लिया जाए। तो क्या कहेंगी इस बारे में आप? बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम को अरेंज करने का, और आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान में नर्सिंग को किस तरह से देखा जाता है। आई थिंक नर्सिंग की जिधर तक बात है, क्योंकि एक जेंडर्ड प्रोफेशन है कि जिसमें ज्यादातर आपकी जो लोग हैं वो खवातीन होती हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 90% और 10% का रेशियो होता है, जहाँ पे 90% जो है वो खवातीन है और 10% जो वो आपके मर्द हजरात उस शोबे में आते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात आती है, तो पाकिस्तान में हमने सिवाय एक दो प्रोफेशंस के, बाकी प्रोफेशंस को तो हमने कभी उतनी सीरियस तरीके से देखा नहीं है या उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की कोशिश नहीं की। तो नर्सिंग इज वन ऑफ देम कि जहाँ पे हमें लगता है कि जी शायद ये इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं है। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों को ये नहीं पता कि नर्सिस का काम क्या है, नर्सिस करती क्या है। एक ये परसेप्शन कि जी आप घर से बाहर रहते हैं या आप हॉस्पिटल्स में जो उस तरह का नर्सिंग की ड्यूटीज करते हैं जहाँ पे आपको मेल्स के साथ उनका केयर करना पड़ता है हॉस्पिटल्स के अंदर, या और कौन सी ऐसी चीजें, तो उनको ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई इतनी ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो इस वजह से एक मिसपरसेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन है, जिसकी वजह से लगता है कि नर्सिंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट इशू। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में अगर हम देखें, और अगर पाकिस्तान में भी आप नर्सेज से बात करें, पाकिस्तान की अपनी नर्सेज से बात करें, तो वी वर्क ऑल अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, ऑल अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग्स। आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने पीएचडी की हुई है। हम सारे जितने लोग यहाँ पे, मैं दिलदार, हम लोग नर्सेज हैं, लेकिन हम एजुकेटेड है अप अंटिल पीएचडी लेवल। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में एसोसिएट प्रोफेसर काम करती हूँ। दिलदार अब आपको अपने बारे में बताएंगे। तो इट्स नॉट कि हमारी पास अच्छी पोजीशंस पे, हम एकेडमिक पोजीशंस पे काम नहीं करते। हमारी वही सारी उसी तरह का रोल होता है हेल्थ पॉलिसी में और दूसरी सारी चीजों में, कि जो किसी दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का है। लेकिन हाँ, अवेयरनेस इसकी कम है। लोगों को पता नहीं है कि जी नर्सिंग क्या करती है, किस तरह से करती हैं। लाइक एनी अदर प्रोफेशन, हमारे पास करियर प्रोग्रेशन के खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर हमने वो इस्टेब्लिश अच्छे तरीके से नहीं किए हुए। तो वो सारी चीजें मिलकर एक असर डालती हैं इस चीज के ऊपर कि लोगों की परसेप्शन एक प्रोफेशन के बारे में कैसी है। अप अंटिल लास्ट ईयर नर्सिंग पाकिस्तान में आपको रजिस्टर्ड नर्स होने के लिए आपको एक डिप्लोमा इन नर्सिंग करना पड़ता था, जिसका मतलब कि ज्यादातर लोग मैट्रिक करने के बाद, 10th ग्रेड के बाद नर्सिंग कर सकते थे। तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर
सेक्टर था किसी हद तक कि लोगों को ऐसा लगता था कि जी इतनी हाईली एजुकेटेड नहीं होती, और अगर हम विद इन प्रोफेशन देखें तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, ज्यादा टाइम लगता था उस क्वालिफिकेशन को हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाने के लिए। बहुत सारे सालों तक अप अंटिल 99 2000 तक बहुत ज्यादा ऐसे आपके पास इंस्टीट्यूशंस नहीं थे पाकिस्तान के अंदर जो डिग्री नर्सिंग एजुकेशन करवाते हो। तो आई थिंक दैट हैज चेंज्ड अ लॉट। नर्सिंग इज अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स, कि जहाँ पे हमारी कोशिश है कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अ नर्स शुड हैव अ डिग्री। तो वो ऐसा ही है कि जैसे आपके पास डॉक्टर्स की डिग्री होती है एमबीबीएस, जैसे आपके पास किसी फिजियोथेरेपिस्ट की या किसी भी और प्रोफेशन के लिए डिग्री होती है, तो नर्सेज भी डिग्री के साथ ही वहां पर आएंगे। और उसके अलावा इमेज को इम्प्रूव करने की और लोगों को बताने की जरूरत है कि हम क्या करते हैं। तो आई थिंक दैट इज साथ में मैं ये क्वेश्चन ऐड करता चलूँ कि करियर के कितने चांसेस हैं। जिस तरह अगर टीचर की बात करें तो वो अगर पीएसटी प्राइमरी लेवल टीचर अगर अपॉइंट होता है तो वो प्रमोट होते होते एलिमेंट्री स्कूल और उसके बाद फिर वो हायर टीचर बन जाता है, उसके बाद हेड मास्टर बन जाता है, फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ओहदा मिल जाता है। इसी तरह डॉक्टर्स भी प्रमोट होते होते हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाते हैं या मेडिकल सुपरिटेंडेंट लगा दिए जाते हैं या सीईओ हेल्थ लग जाते हैं। तो इनका क्या करियर स्कोप है अगर एक नर्स एक बेसिकली हॉस्पिटल में आती है, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करती है, तो क्या स्टेप्स हैं उसकी प्रोग्रेस? जो आपने बताए हैं टीचर्स की, डॉक्टर्स की और बाकी सब लोगों की, वही सारे स्कोप हैं पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के मुल्क में नर्सिंग के लिए भी। उसमें थोड़ा सा ये फर्क जरूर पड़ जाता है कि आपके पास एक प्रोफेशन का होना एक बात है और एक जेंडर को लेके एक बहुत बड़ा इशू है। 70% जो हमारी हेल्थ के वर्कफोर्स है वो खवातीन है, और आप ये जानते हैं कि लीडरशिप पोजीशन पे आप देखें तो मेजॉरिटी जो आपको मेल्स नजर आते हैं, तो आपको इवन खवातीन जो डॉक्टर्स हैं या दूसरे लोग भी जो है वो भी आपको लीडरशिप पोजीशंस पे उतना नजर आते हुए नहीं दिखते। तो करियर स्ट्रक्चर हमारे इम्प्रूव होने की, जैसे मैंने कहा कि रीसेंट चेंजेस अभी डिग्री के बाद, और मैम अफशा आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगी इसके बारे में। तो करियर स्ट्रक्चर चेंज होके बहुत सी, तो उसमें क्लैरिटी की जरूरत अभी भी है। उसमें हमें ये भी अभी भी चाहिए कि किस तरह से आपने कहाँ जाना है। तो विद रिगार्ड्स टू योर क्वेश्चन कि आपकी रूट्स क्या हैं, देखिए हम बहुत सारी जगहों पे काम करते हैं, हम हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, कम्युनिटी में हमारा काम है, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड काम है। अप अंटिल अंडर ग्रेजुएट डिग्री तक का जो है वो हर प्रोफेशन का डिफरेंट होता है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद आप अगर पब्लिक हेल्थ मास्टर्स के जो प्रोग्राम्स देखते हैं या पीएचडी देखते हैं, तो आपको वहां पे डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियोथेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एक जगह पे काम करते हुए, एक जगह पे स्टडीज करते हुए नजर आते हैं, जिसका मतलब कि वो उन सारी पोजीशंस के लिए एलिजिबल हैं जहां पे एक डॉक्टर एलिजिबल होगा या जहां पे कोई दूसरा बंदा एलिजिबल होगा क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो आई थिंक एक तो ये बात है। रूट्स हमारे पास 3 तरह के हैं। हम ज्यादातर लाइक एनी प्रोफेशन, आप या तो अपने प्रोफेशन में आगे जाते हैं या मैनेजमेंट की पोजीशंस में जाते हैं, तो या फिर आप रिसर्च को लेके एकेडमिया में चले जाते हैं। सेम नर्सिंग के अंदर भी ऐसा ही है कि या तो आप क्लिनिकली अपनी क्लिनिकल एरिया में काम करते करते, जो लोग नर्सेज के तौर पे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, देन दे वर्क एज अ हेड नर्सेज, देन दे वर्क एज डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग इन हॉस्पिटल्स। हमारे पास नर्सिंग एडवाइजर की पोजीशन मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जो फेडरल लेवल पे और बाकी जगहों पे काम करते हैं। अफशा नाज़ली आपको ज्यादा अच्छा बता सकेंगे इसके बारे में। रिसर्चर्स हमारे पास, एकेडमिक्स हमारे पास, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जो डीन की हैसियत से नर्सेज काम कर रही हैं अपने अपने स्कूल्स के लिहाज से। तो आई थिंक उधर का स्ट्रक्चर क्लियर है। व्हाट वी नीड इसके मुख्तलिफ जगहों पे, कि जैसे पब्लिक हेल्थ के लिहाज से अगर हमने काम करना है तो मुख्तलिफ जगहों पे हमारे पास पब्लिक हेल्थ नर्सेज की जरूरत है। हमें वो कैडर्स और वो रोल्स डेवलप करने की और उनको आगे लेके जाने की पाकिस्तान के अंदर जरूरत है। वो हमारे पास इतना क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है एट द मोमेंट कि आपको कौन से स्टेप से कहाँ जाना होता है। बट आई थिंक सम ऑफ दिस is probably not unique to nursing. It is affecting every other profession. That's how I see it. हाँ, ये जरूर है कि जब मीडिया या दूसरे लोग या किसी भी जगह पे बात होती है, तो आई थिंक अगेन जैसे मैंने कहा पब्लिक परसेप्शन की बात है। तो अगर आपने कोविड-19 के लिहाज से भी देखा होगा, और बहुत सारे टीवी चैनल्स को मैंने पर्सनली लिखा भी, कि आप जब बात करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, somehow you revert back to doctors only. जो एंकर्स हैं, जो सारी जगहों पे जो लोग हैं, क्योंकि
शायद वो एक प्रोमिनेंट रोल है तो लोगों को याद रहता है कि जी डॉक्टर्स हैं तो इसलिए उनका नाम लिया जाता है, लेकिन अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा जो टाइम पेशेंट्स के साथ स्पेंड होता है, सबसे ज्यादा जो कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर जिसको आप कह लें, तो वो नर्सेस का काम है कि वो डॉक्टर्स को, फिजियोथेरेपिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, जितने भी लोग मुख्तलिफ किस्म के जो एक पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स होती है उनको लीड करना नर्सेस का काम है। तो अगर आपके पास नर्सेस अच्छी नहीं हो तो आप रिगार्डलेस कितने अच्छे डॉक्टर्स ले आए, कितनी अच्छी साइकोलॉजिस्ट और दूसरे सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ले आए, तो उसका जो इम्पैक्ट है पेशेंट पे वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो आई थिंक करियर स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है, उस पर बात करने की जरूरत है, आगे लेके जाने की जरूरत है और अवेयरनेस की जरूरत है कि नर्सेस करती क्या है, ताकि हम ज्यादा लोगों को प्रोफेशन में लेकर आ सकें। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डॉक्टर अफशा साहिबा से बात करेंगे कि एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो कितना इम्प्रूव होने की ज़रूरत है और किस हद तक जो है इसमें खामियां हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है नर्सिंग के इश्यूज़ पर और नर्सिंग का कोविड-19 के दौरान क्या किरदार रहा। तो अफशा साहिबा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह के ब्रेक से पहले आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के हवाले से क्या काम हुआ है और इस पे फंडिंग किस तरह से हो रही है, अब बताइएगा ज़रा। थैंक यू, आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और इस वक्त क्योंकि नर्सिंग प्रोग्राम जो है वो डिग्री लेवल पे जा चुका है, तो इसलिए अब इस पे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले जो हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे वो हॉस्पिटल्स के साथ एफिलिएटेड थे, लेकिन क्योंकि अब ये यूनिवर्सिटी के डोमेन में चला गया है और साथ ही हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसके साथ अटैच है, तो जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन के हैं, उनके साथ ही पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल द नर्सिंग प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को मर्जर के साथ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाती है। तो इसी तरह से पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने भी तकरीबन 3 इयर्स बैक अपने जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स है उनका एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की हेल्प से एक डॉक्यूमेंट रेडी किया था, जो तमाम पाकिस्तान नर्सिंग जो इंस्टीट्यूशन से उनको डिसेमिनेट कर दिया गया था और इवन हमारे जो वेबसाइट है PMC की उस पर अवेलेबल है। और इसके साथ ही हम अपने जो टीचर्स हैं, क्योंकि टीचर्स के लिए भी ये सारी नई चीज़ें हैं, वो पहले डिप्लोमा प्रोग्राम के साथ काम कर रहे थे, अभी वो अपनी एजुकेशन एनहेंसमेंट के साथ साथ क्योंकि डिग्री प्रोग्राम पे आए हैं तो अब उनका यूनिवर्सिटी के साथ एक्सपोजर जो है वो एक नया एक्सपीरियंस है। तो दोनों तरफ से उधर से यूनिवर्सिटी जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है कि वो उन टीचर्स को इन्फॉर्म करे, उनको ट्रेन करे, उनको बताए, एजुकेट करे कि किस तरह से एजुकेशनल स्टैंडर्ड को मीट करना है जो कि हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने सेट किए हैं। इसी तरह से पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल उन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को डिसेमिनेट कर रही है थ्रू वर्कशॉप्स अपने टीचर्स को, और इसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल खुद बेयर कर रही है ताकि उसके टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड हों, क्योंकि जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन उसमें जाते हैं, डिप्लोमा से आप डिग्री की तरफ चले गए हैं, तो फिर उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की बन जाती है कि वो अपने तमाम टीचर्स को और तमाम अदारों को, जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनको उन न्यू एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ साथ आगे बढ़ाए। और इवन जो नए इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं इस वक्त, उनको पहले से ही ब्रीफ किया जाता है कि ये हमारे न्यू स्टैंडर्ड्स हैं। अब आपने कोई नया इंस्टीट्यूशन खोलना है जो कि डिग्री प्रोग्राम का होगा, तो आपने इन इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड्स को या एजुकेशनल स्टैंडर्ड को मैच करना है, मीट करना है। अगर आप मीट नहीं करेंगे तो आपको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल परमिशन नहीं देगी कि आप नए अदारे खोल सकें। ठीक है, 162 के करीब नर्सिंग कॉलेजेस हैं पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है, और जब अगर हम देखें तो सालाना हमें 30 से 35 हज़ार डॉक्टर्स जो है वो इंस्टीट्यूट से फारुगुल तहसील होते हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, जबकि नर्सिस की तादाद इस मुकाबले में सिर्फ 80 हज़ार है। तो किस तरह से ये कैपेसिटी को ज़्यादा किया जा सकता है? अब 20 लाख पूरे पाकिस्तान में नर्सिस की ज़रूरत है और 85 हज़ार जो है इस वक्त नर्सिस अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। बहुत बड़ी तादाद जो है उसका गैप है, तो इस पर कोई काम हो रहा है? काउंसिल इस पे काम कर रही है? गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है? साहब, दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
इसमें आप इस तरह से देखें कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ही नहीं काम कर रही, इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट स्पेशली, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी अपना रोल उसी तरह से परफॉर्म कर रही है, क्योंकि एज अ होल ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है पॉपुलेशन और जो रेशो है और नर्स रेशो जो है, इसमें बहुत बड़ा गैप है और इसको फिल करना है। उसको फिल करने का ये है कि जिस तरह से पहले आपको बताया कि डिप्लोमा प्रोग्राम से, अब वो डिप्लोमा प्रोग्राम से डिग्री की तरफ चले गए हैं, तो वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो अपने आप को अपग्रेड करें। ज़रा फाइनेंशियल इश्यूज हैं, गवर्नमेंट के इश्यूज भी हैं, गवर्नमेंट के पास इतनी फंडिंग नहीं है कि वो अपने स्कूलों को अपग्रेड करे। इस तरह जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ यही सेम प्रॉब्लम है और वो भी स्लोली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीएमडीसी के साथ मिलके तो ये चीज भी की है कि इस वक्त जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, उनके लिए कंपलसरी कर दिया है कि वह सबके साथ एक नर्सिंग कॉलेज हो, कंपल्शन है। जिन अपने साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी स्टार्ट कर रही हैं, तो इस तरह से हमारे नंबर ऑफ जो नर्सिंग स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वो बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो है वो चीजें आगे बढ़ रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नर्सिंग स्कूल खोलना चाह रहा है और उसके पास अपना क्लिनिकल फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल खोलने के लिए तो एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए जो कि आप एक हॉस्पिटल खोलते हैं, लेकिन नर्सिंग स्कूल जो है उसके मुकाबले में उसके लिए फंडिंग इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। इस तरह से जो गवर्नमेंट क्लिनिकल फैसिलिटीज हैं, जो सिविल हॉस्पिटल हैं, फॉर एग्जाम्पल जिन्ना हॉस्पिटल है, कायद-ए-आज़म, ये पिम्स है, इस तरह की जितनी भी क्लिनिकल फैसिलिटीज हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर बेड स्ट्रेंथ वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी अलाउ कर रही हैं तो वो अफिलिएशन ले लें और अपने स्टूडेंट को जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ करवाएं। इस तरह से ये होगा कि एक तो कोलैबोरेशन भी हो जाएगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट उसकी पार्टनरशिप भी हो जाएगी, और साथ ही साथ जो प्राइवेट से जो स्टूडेंट जा रहा है वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एक आपको एक नंबर ऑफ अमाउंट जो स्टूडेंट्स है वो मिल जाते हैं कि जी वो साथ जो, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं तो वो भी एक हेल्पिंग के तौर पे जो हमारी नर्सिस हैं उनको मिल जाते हैं, क्योंकि नर्सिस की आपको पता है कि बहुत शॉर्टेज है और वो इस तरह से नहीं अब पूरी हो पा रही। तो इसलिए हम इस चीज पे बिल्कुल काम कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करें, वो एनहेंस करें, एनकरेज करें, और इस तरह से जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके लिए जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए नर्सिस के लिए अनाउंस किया हुआ है। अब ये देखिए कि ये कोविड की ये सिचुएशन आई है तो क्या वो प्रोजेक्ट जो है वो उसी तरह से रह जाता है, जिसमें हमारे नर्सिंग स्कूल्स को अपग्रेड करने की उसके अंदर चीज थी कि तमाम गवर्नमेंट के नर्सिंग स्कूल जो है उनको अपग्रेड कर दिया जाए, ताकि एट ए टाइम जो है वो हम, क्योंकि 2018 से हमारा डिप्लोमा बंद हो चुका है, न्यू इंडक्शन नहीं आई और डिग्री जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि वो स्कूल अपग्रेड नहीं हो रहे। तो इस तरह से ये गैप आ रहा है जिसको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और गवर्नमेंट मिलकर तो बड़ी तेजी के साथ फिल करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अभी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के क्या रिमार्क्स हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, कि कोविड-19 के दौरान जो नर्सिस हैं वो उनके पास जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो कंप्लीट हैं, उनको कोई लाइफ थ्रेट तो नहीं है इस हवाले से कि वो पॉजिटिव केसेस के साथ जो है वो नबर्द आजमा हो रही हैं, तो किस किस्म की सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त? पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो पब्लिक सेफ्टी के लिए भी काम करती है और यकीनन जो अपनी उसकी नर्सिस हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी काम करती है। जब भी ये सिचुएशन अराइज हुई थी, और आप सब जानते हैं कि हमारे पास ये जो है मास्क हैं, गाउन्स हैं और इस तरह की सारी चीजें हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, स्पेशली जो नर्सिस आईसीयू में काम कर रही हैं उनके लिए, जो इमरजेंसी एरिया में काम कर रही हैं और जो क्वारंटीन एरिया जो बनाए हुए हैं उनके अंदर काम कर रही हैं, तो वो जाहिर डायरेक्टली एक्सपोज है, उसके लिए मिल नहीं रही थी, कोई चीज नहीं मिल रही थी। नर्सिस जो थी वो अपनी पर्सनल जो है वो बाय करके तो उसको यूज कर रही थी। इसमें बहुत शोर भी हुआ और लोगों, जो हमारी नर्सिस और जो पैरामेडिकल स्टाफ था, उन्होंने कुछ ने प्रोटेस्ट भी किया इस सिलसिले में। पाकिस्तान जो काउंसिल है उसने फौरन ही तमाम जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनको लेटर लिखा इस सिलसिले में कि जी, क्योंकि हमारे लिए जो हमारी नर्सिस की सेफ्टी है वो मुकद्दम है और आप इसको इंश्योर कीजिए कि हमारी नर्सिस इन तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके पास जाएं। तो इस वक्त तमाम गवर्नमेंट जो है, आपको पता है कि हमारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के जो है वो हेल्थ रिसोर्सेज कितने कम है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि उन चीज़ों को हम कोप कर पाएं, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा बोझ, इतना ज़्यादा पेशेंट है,
तो फिर भी कुछ जो चीज़ें हैं वो रह जाती हैं जिनको हम नहीं एड्रेस कर पाते। लेकिन गवर्नमेंट की भी कोशिश है, नर्सेस इटसेल्फ जो हैं क्योंकि वो जानती हैं कि उनके लिए ये कितनी डेंजरस सिचुएशन है, वो खुद भी इस चीज़ के लिए काम कर रही है और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल भी इस सिलसिले में ये कर रही है कि उसने कुछ फंड्स जो हैं वो रिलीज़ कर रही है जिसमें कुछ हम हेल्प कर सकें कि कुछ हॉस्पिटल्स को हम इक्विपमेंट खरीद के तो उनको दे सकें। इस तरह से हम भी उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन नर्सिस के लिए मैं ये कहूँगी कि नर्सिस जो है इस वक्त डबल एक्सपोजर पे हैं। एक तो वो जो काम कर रही है वहाँ पे और एक वो अपनी फैमिली के साथ है। तो वो अपनी फैमिली में भी तो रह रही हैं। उसकी फैमिली भी डिफरेंट दूसरे लोगों के साथ एक्सपोजर में है। तो अगर उसकी फैमिली में इन्फेक्शन आता है तो भी वो नर्स जो है वो उस डायरेक्ट एक्सपोजर पे है। अगर वो हॉस्पिटल में काम करती है तो भी डायरेक्ट एक्सपोजर पे है। तो ये डबल एक्सपोजर जो है वो बहुत ही थ्रेटनिंग है हमारी नर्सिस के लिए। और इसमें आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी नर्सिस, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं और एक खौफ की कैफियत जो है वो नर्सिस में भी आ रही है कि जी हमें रिस्क अलाउंस दिया जाए क्योंकि हम बहुत ज्यादा, क्यों हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज हैं, खुदा न खास्ता हमें कुछ हो जाता है तो फिर उनको किस तरह से वो लुक आफ्टर होंगे। और अगर इस वक्त हम बीमार हो जाते हैं तो लोगों के लिए तो वेंटिलेटर मिल नहीं रहे तो हमारे लिए वेंटिलेटर कहाँ से होंगे, हमें कौन लुक आफ्टर करेगा। तो क्योंकि जितना बर्डन बढ़ रहा है उतना ही हर पर्सन जो है वो खौफ का शिकार है। ठीक है नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डॉक्टर दिलदार मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम चल रहा है दी नेक्स्ट चैप्टर और नर्सिंग के हवाले से बात हो रही है कि क्या किरदार है उनका कोविड-19 के दौरान और उनके हुकूक क्या हैं। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दोबारा डॉक्टर दिलदार मोहम्मद साहब ने। तो डॉक्टर साहब, आम तौर पर जो नर्सिस के हवाले से बात होती है तो अदम बर्दाश्त की सिचुएशन सामने आती है। खुदा न खास्ता अगर किसी का पेशेंट जो है उसकी डेथ हो जाए तो वो समझते हैं कि ये केयरलेसनेस है नर्स की, उसने सही तरह से डील नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक रिसर्च के मुताबिक एक नर्स जो है किसी भी पेशेंट के सेहतमंद होने में 82% उसका अपना रोल होता है। तो क्या बिहेव है, किस तरह से आप क्या कमेंट्स देंगे इस टॉपिक पे आप? पाकिस्तानी माशरे में, हमारे माशरे में मतलब अक्सर ये देखा गया है कि अस्पतालों में जो मरीज और उनके जो लवाहिकीन या उनके अटेंडेंट जो होते हैं वो नर्सेस पर और डॉक्टर्स पर तशद्दुद का एक उनसर जो है ना इख्तियार करते हैं अक्सर। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मतलब अक्सर वो ये समझते हैं कि शायद नर्सेज और डॉक्टर्स और तिब्बी जो भी अमला है वो मरीज की उस तरह खिदमत नहीं कर रहा जो इनको करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो ये चीज़ समझने से कासिर है कि हमारे मुल्क का के ओवरऑल जो हालात है और जितने भी हमारे पास सहूलियात मौजूद है, तो फैसिलिटीज़ के मतलब उन रिसोर्सेज़ के अंदर रहते हुए जितना भी तिब्बी अमला है हमारे पास, डॉक्टर्स और नर्सेस अपनी मतलब अहसन तरीके से अपने खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, अपनी मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ओवरऑल यही देखने में आया है कि हमारे मुआशरे में एक अदम बर्दाश्त का एक उनसर जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गया है। और इसकी अक्कासी जो है ना बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारे हालात में आपको देखने में आती है। मतलब ये ना सिर्फ अस्पताल में बल्कि आप जैसे रोड में हम लोग जाते हैं तो आप देखते हैं कि ट्रैफिक, एक गाड़ी दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करती है और ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनकी पासदारी का इतना हम लोग इतना वो नहीं करते, मतलब कोशिश नहीं करते कि हम कानून की पासदारी करें। तो ये एक चीज़ है। लेकिन और दूसरी बात ये है कि जितना तिब्बी अमला है मुकम्मल कोशिश वो लोग करते हैं कि मतलब अपने वसाइल के अंदर रहते हुए वो नर्स जो मरीज़ है और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको मुकम्मल तरीके से मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। तो यही है, इसके बारे में यही कहूँगा। और दूसरा ये है कि आपने बताया कि 80% नर्स का जो रोल है वो पेशेंट के केयर में होता है, तो बिल्कुल नर्सेस को बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ पेशेंट्स। मतलब 24 घंटे एक मरीज के साथ नर्स ही रहती है, भले वो आईसीयू में हो, भले वो वार्ड में हो, भले वो जिस जगह पर भी हो। डॉक्टर्स का जो रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉक्टर्स अक्सर ऐसा होते हैं कि वो डॉक्टर्स आते हैं राउंड पर और राउंड पर मरीज को देखते हैं, उसको कोई दवाई सजेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं कि इसको आप एक्सरे इसका करें या इसके लेबॉरेटरी टेस्ट वगैरह करें। बाकी जो 24 घंटे है उसकी देखभाल और उसकी जो खिदमत की जो सारी जिम्मेवारियाँ होती है वो नर्स पर होती है। तो इसलिए नर्स का रोल जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नर्सिंग का रोल अच्छे तरीके से हो और नर्स अस्पताल में मुकम्मल तौर पर, तो बिल्कुल मरीज़ जल्दी से सेहतयाब हो जाता है और जल्दी से घर जाता है।
लेकिन अगर ये है कि मतलब ओवरऑल हमारे सिस्टम ऐसा है, अगर नर्सिंग की रोल सही तरीके से ना हो तो फिर मरीज की जो बीमारी है और उसको वो करने में तो टाइम उसको लगता है। सही है दिलदार साहब, नर्सिस जब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती हैं तो बहुत से ऐसे वार्ड्स होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शंस के बहुत ख़तरात होते हैं, तो किस हद तक जो है वो ये उनके लिए ख़तरा लाहक होता है जब वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती हैं कि वो इन्फेक्शन से इफ़ेक्ट हो सकती हैं? कोरोना की सूरत हाल है तो जितने भी हमारे नर्सेज और बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज्ड लोग हैं वो यही है, क्योंकि कोरोना के जो भी मरीज आते हैं तो उनके से डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नर्सेज का और डॉक्टर्स का होता है। लेकिन आपने जिस तरह बात की है तो सिर्फ नहीं है कि कोविड-19 में बाकी भी हमारे पास बहुत सारे डेडली इन्फेक्शन है, जैसे टीबी के मरीज आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज्ड होते हैं वो हमारे नर्सेज होते हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस सी है, एड्स है, जितने भी मतलब भले वो सांस के थ्रू फैलने वाली बीमारियां हो या वो खून के जरिए या मतलब किसी और तरीके से फैलने वाली बीमारियां, तो नर्सेज और डॉक्टर्स और जितना भी तिब्बी अमला है सबसे ज़्यादा ये लोग मतलब इनको खतरा होता है कि ये बीमारी इनको लग जाए। तो इसके लिए एक हम बोलते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। यूनिवर्सल प्रिकॉशन का मतलब ये है कि मरीज में अस्पताल में जो भी मरीज आता है भले वो जिस बीमारी के साथ भी हो, तो हम समझते हैं कि हम उसको इन्फेक्टेड तस्लीम करते हैं या इस तरह कोशिश करते हैं कि मतलब जिस तरह की कि हमें वो इन्फेक्शन ना लग जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेशेंट को जिसको आपको पता नहीं कि इसको कोई इन्फेक्शन है, मतलब उसको कोविड है या इसको टीबी है या इसको हेपेटाइटिस सी है, लेकिन जितने भी हेल्थ केयर वर्कर है नर्सेज वो उसको लेते यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को वो लोग अडॉप्ट करते हैं। तो वो सबसे पहले एक मरीज से दूसरे मरीज तक जाने में सबसे पहले वो हैंड वॉशिंग करते हैं और हैंड वॉशिंग और जिस तरह हाथों की सफाई का होता है तो इसको बोलते हैं दिस इज कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। इसके अलावा ग्लव्स पहनते हैं। इसके अलावा जहाँ पर ज़रूरत होती है जैसे कोविड के मरीजों को अगर कोई एक्सपोज्ड है तो N95 मास्क, उसके ऊपर फेस शील्ड, उसके ऊपर पूरा किट और शूज़ के ऊपर कवर, बालों को पूरी तरह कवर किया जाता है जो लोग डायरेक्टली इनको एक्सपोज होते हैं। बाकी जितने भी इन्फेक्शन होते हैं और इन्फेक्शियस मरीज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नर्सेज डॉक्टर्स मतलब उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जी, जैसा अभी हमने बात पहले भी कर रहे थे अफशा साहिबा से कि नर्सेज की तादाद बहुत कम है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो इन तादाद को पूरा करने के लिए ना तजर्बाकार और जो क्वालिफाइड नर्सेज नहीं होती उनको ड्यूटी पर सरंजाम देते ड्यूटी पर मामूर करते हैं और उनसे जो है वो काम करवाया जाता है। तो किस हद तक वो इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक हैं जो नॉन क्वालिफाइड नर्सेज हैं? ये बहुत ही ज़्यादा अहम बात आपने की है और हमारे जिस तरह पाकिस्तान हमारा मुल्क है और जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं तो इसमें अक्सर ये देखने में आया है कि मतलब जो क्वालिफाइड नर्सेज हैं उनकी बजाय लोग जो जिस तरह प्राइवेट अस्पताल होते हैं वो नर्सिंग असिस्टेंट या किसी डिस्पेंसर को या इस तरह किसी मेडिकल टेक्नीशियन को जो क्वालिफाइड नहीं होता उस जॉब के लिए, नर्सेज की कुछ ड्यूटीज़ होती है जो सिर्फ नर्सेज ही कर सकती है। फॉर एग्जांपल जो एक मरीज़ को दवाइयाँ देना है, इंट्रावीनस या आईएम इंजेक्शन वगैरह लगाने हैं या इस तरह की और दवाइयाँ देनी है तो नर्सेज ही क्वालिफाइड है और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल या हमारा मुल्क सिर्फ इस चीज़ की इजाज़त नर्सेज को देता है। नर्सेज से कम अगर कोई है जैसे नर्सिंग असिस्टेंट है या तो उसको वो अलाउड नहीं होता। अब ऐसे हालात में अगर जिस तरह प्राइवेट अस्पताल ज़्यादातर ये होता है हमारे मुल्क में, कुछ लोग मतलब ये होता है कि पैसे बनाने के लालच में ऐसा करते हैं कि अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को रखते हैं ताकि उनका खर्चा जो है उनका बचत हो थोड़ा सा और इंसानी जानों को वो मतलब एक बहुत बड़ा खतरा जो है ना उससे लाहक होता है। और जैसे आपने अभी सुना कराची में एक वाकया हुआ था दारुस्सेहत अस्पताल में ना कि एक नर्स ने एक मरीज को एक बच्ची को गलत दवाई दी और उससे उसका मौत जो है ना वाकया हुआ और उसके अटेंडेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे और बहुत चीख पुकार कर रहे थे। फिर मीडिया पर भी वो लोग गए थे कि हमारी बच्ची को गलत इंजेक्शन दिया गया थी। तो इस तरह के वाकयात अक्सर सुनने में आते हैं और ज़्यादातर हमें यही देखने में आता है कि इस तरह के वाकयात में या इस तरह जो गलत दवाई देते हैं तो वो ऐसे लोग होते हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, जिनको मुकम्मल नॉलेज नहीं होता, जिनके पास मुकम्मल स्किल्स नहीं होते, जिनके पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं होती है कि वो मरीज़ को एक महफूज तरीके से, एक सेफ तरीके से वो दवाई एडमिनिस्टर करें। और अगर खुदा न खास्ता जैसे फॉर एग्जांपल नर्सेज के पास फिर ये भी जैसे पेन किलर्स हमारे पास होते हैं जैसे पेथाडीन और मॉर्फिन और इस तरह के पेन किलर्स है, तो खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि किसी मरीज़ को आप दवाई दे रहे हो तो उससे उसको रिएक्शन हो जाता है, तो फिर उसके एंटीडोट्स भी अवेलेबल है होते हैं अस्पतालों में, तो उनको फिर पता होता है कि फिर उस सिचुएशन में फिर क्या करना होता है। तो इसीलिए मतलब सजेशन यही है कि हमारे मुल्क में चूँकि तो यही है कि नर्सेज की कमी है
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग क्वालिफाइड नर्सेज की बजाय चीप वर्कर्स को या मतलब जो अनक्वालिफाइड लोग हैं उनको अस्पतालों में रख के और इंसानी जानों को एक खतरे जो है ना उसके लिए वो पैदा करे। तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है और इसका मकसद इसका मतलब मीनिंग यही है और इसका मानी यही है कि वो इंसानी जानों के साथ वो खेल रहे होते हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में या दुनिया भर में अगर देखा जाए तो फीमेल नर्सिस ही ज़्यादा डोमिनेटेड नज़र आती हैं इस शोबा में। तो मेल, जिस तरह कि आप भी एक मेल नर्स हैं, तो मेल नर्सिस को क्यों नहीं इतना ज़्यादा अहमियत दी जाती? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसा है कि मेल नर्सेस को अहमियत नहीं दी जाती। ऐसा रहा है हमेशा कि ज्यादातर खवातीन रही हैं इस प्रोफेशन में, तो हमारे यहाँ एक जेंडर का एलिमेंट था। जैसे अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो हमारे यहाँ मर्द हजरात इस प्रोफेशन में आने के लिए बहुत ज्यादा हद तक तैयार नहीं होते थे। अगेन जैसे मैंने पहले कहा था, अवेयरनेस की और बहुत सी उस तरह की बातें हैं। तो एक टाइम था कि जब कोशिश की जाती थी तो भी हमारे पास मेल्स का जो है एडमिशन के लिए आना और नर्सिंग के लिए करना वो काफी मुश्किल रहता था और अभी भी मुश्किल है। आई थिंक पाकिस्तान थोड़ी सी एक्सेप्शन में है कि आप इस वक्त देखेंगे कि हमारे पास माशाल्लाह मेल नर्सेस की बहुत ज्यादा बड़ी तादाद मौजूद है और बहुत से स्कूल्स ऐसे खुले हुए, बहुत से कॉलेजेस ऐसे खुले हुए जो ट्रेंड ही मेल नर्सेस को करते हैं। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया के हिसाब से बात करें तो उसमें यही एलिमेंट है कि पीपल डिड नॉट रियली थिंक इनिशियली कि जी ये मर्दों के लिए ये वाली जॉब हो सकती है। जेंडर का एलिमेंट है। ऐसा ही है कि जैसे आपको मैं पूछूं मेडिसिन के लिए, तो ज्यादातर लोगों के ख्याल में ऐसा आता है कि डॉक्टर को तो मेल ही होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस आई हैं और अब आपको फीमेल डॉक्टर्स भी दिखती हैं और सारी इसी तरीके से। जैसे टीचर्स के लिए, टीचर्स हमेशा फीमेल होती हैं, लेकिन अब आपको दिखता है कि मेल टीचर्स भी हैं। तो वही वाला इम्पैक्ट हमारे प्रोफेशन पे भी है, विच वी हैव ट्राइड टू एलिमिनेट नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एलिमेंट है कि हमारे पास मर्द हजरात जो वो 10% हैं नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर। लेकिन जब आप लीडरशिप की बात करें, नर्सिंग प्रोफेशन की लीडरशिप की बात की या किसी भी लीडरशिप की बात करें, तो वो वहां पे आपको उलट दिखता है। वहां पे आपको मेजोरिटी जो है मेल्स लीडरशिप पोजीशंस में देखते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बहस है, but there is quite a lot which has been happening in terms of bringing them into the profession। और अगर हमारे कल्चर से देख लें तो जैसे यहाँ पे मैं यूके में पढ़ाती हूँ, यहाँ पे एक ये चीज देखी जाती है कि जी हमारे मर्द ऐसी ये वाली जॉब नहीं करते। तो अगेन वो जब तक हम लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएं, एंड आई थिंक आपका किरदार मीडिया का बहुत अहम है ये समझाने में, ये बताने में कि नर्सेस कौन है, हमारा काम क्या है और कौन लोग क्वालिफाइड नर्सेज होते हैं, क्योंकि ताकि लोग उन जॉब्स के लिए आ सके। हमारा मीडिया यूजुअली पोर्ट्रे करता है जी नर्सेज तो उनको ऐसे दिखाते हैं जैसे उनकी सैलरीज अच्छी नहीं है, जैसे उनकी लाइफ अच्छी नहीं है, जैसे बेसिकली किसी नर्स से उन्होंने कंसल्ट भी नहीं किया होता कभी जाके। तो आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इन मेल एज वेल एज फीमेल्स इनटू द प्रोफेशन। अच्छा ये डॉक्टर परवीन, मैं कुछ इसमें ऐड करूं? यस प्लीज मैम। हाँ, देखिए इसमें ऐसा है कि जब आप ये बात करते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि जी मेल को आने की बात, अब गवर्नमेंट जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है उसने जेंडर वो जो 22 था वो जेंडर टोटली जो है वो ये एलिमिनेट कर दिया। अब ओपन मैरिट है सबके लिए, चाहे मेल और फीमेल वो नर्सिंग प्रोफेशन में आ सकता है। और हमने ये देखा कि एक मतलब इसके लिए कुछ साल हुए हैं जब से ये मेल नर्सिस इसमें आने लगे। इससे पहले फीमेल थी, तो जाहिर है जो सीनियर ओहदों पे हैं वो तमाम फीमेल है। लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा और वो रिटायर होते चले जाएंगे तो ये जो मेल साथ ऐड हो रहे हैं तो यकीनन जो है ये मिक्स ग्रुप जो है वो आएगा जिसमें फीमेल और मेल दोनों ही पोजीशन पे साथ साथ होंगे। उस वक्त ये जो चीज है ये कि डिस्क्रिमिनेशन है वो चीज नजर नहीं आएगी। लेकिन अभी आएगा, इसलिए आएगा जो वो पहले लोग थे उसमें सिर्फ फीमेल हुआ करती थी, मेल नहीं होते थे। उसमें से चंद मेल होते थे, एक दो नर्सिंग स्कूल खुले फिर वो उसके बाद बंद हो गए और फिर वो जो चंद लोग थे उनमें से नजर आना शुरू हुए। लेकिन ये तकरीबन जो है वो 20 ईयर से अब हम देख रहे हैं कि हमारे मेल स्कूल स्टार्ट हो गए और अब तो बहुत ज्यादा ही हो गए हैं। एक टाइम आएगा कि ये रेशो का जो चीज है और ये एलिमिनेट हो जाएगी और ओपन सबके लिए होगा। जो क्वालिफिकेशन
और अपने एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ा पाएगा। पूरी दुनिया में एक ट्रेंड अभी चला आ रहा है कि जेंडर्स के साथ कोई प्रोफेशन इस तरह नहीं होता है, मतलब नर्सिंग इज ओपन बोथ फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स इक्वली। और पहले ज़माने में शायद ये चीज़ थी एक ज़माने में कि मतलब इसमें हमारे मेल्स के पास इतने मौके नहीं होते थे ना। हमारे यहाँ पर एक हॉस्पिटल है हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, उसका डायरेक्टर मेल है। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है, उसका डायरेक्टर भी मेल है। अयूब टीचिंग अस्पताल, उसका डायरेक्टर मेल है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मेल है। कराची में सिंध में जो उस अभी हमारा अभी एक उसने अभी उसको ट्रांसफर हो गया, लेकिन हमारा जो नर्सिंग का डायरेक्टर था पूरे सूबे का वो मेल था। खैबर पख्तूनख्वा में भी मेल है। तो इस तरह बहुत सारे पोजीशंस में मेल रहे हैं। और जिस तरह फॉर एग्जांपल और सोसाइटी में ये एक परसेप्शन पहले से थी और शायद अभी भी थोड़ा सा है कि जेंडर्स के शायद फीमेल्स आर मोर सूटेड फॉर दिस प्रोफेशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीमेल्स आर सूटेड बट मेल्स आर सूटेड एज वेल। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको मेल्स इस तरह एक्सेल करते हैं, आईसीयू में अभी कुछ वैकेंसीज आई थी इस कोविड के दौरान ना, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में यहाँ पर केपीके में और बहुत सारे अक्रॉस द कंट्री सिर्फ ये चीज़ उन्होंने एडवर्टाइज किया कि वी नीड मेल नर्सेस फॉर आईसीयूज क्रिटिकल केयर के लिए। हम समझते हैं कि फीमेल बहुत अच्छा केयर देती है, लेकिन साथ साथ में मेल भी बहुत ज़बरदस्त केयर प्रोवाइड कर सकते हैं और कर रहे हैं, और उनकी डिमांड बिल्कुल बढ़ रही है। जिस तरह कुकिंग में मेल्स ने एक्सेल किया है ना, कि मतलब कुकिंग का आप जितने भी रेस्टोरेंट्स पे चले जाए तो बहुत अच्छे शेफ्स आपको कुक्स और जो भी होते हैं वो आपको मेल मिलते हैं। भले आप पीसी में चले जाए, बार श्रीनगर किसी जगह पर चले जाए। तो इस तरह हमारे मेल्स ने भी एक्सेल किया है केयर में, जिस तरह हमारे ख़वातीन ने किया है और बहुत अच्छे रोल वो परफॉर्म कर रही है, तो इसी तरह हमारे मेल्स भी कर रहे हैं और मतलब मौके इनको मिल रहे हैं। और इसी तरह जिस तरह मैडम आफशा ने बात की कि जो मेहनत करेगा, जो कोशिश करेगा, जो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेगा, जो क्वालिफिकेशन अपना अचीव करेगा, तो उसको मौके और भी बढ़ेंगे और वो और भी आगे बढ़ेगा। तो अब ये चीज़ जो है ना बिल्कुल एक पुराने ज़माने की बात रही है कि ये प्रोफेशंस या कुछ प्रोफेशन जेंडर्स के साथ एसोसिएट है। जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त एडिशन था आपका। प्रोग्राम का वक्त जो है वो पहले ही बिल्कुल इख्तिताम पे है, तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। एसोसिएट प्रोफेसर शेफील्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से डॉक्टर परवीन अली साहिबा, और पेशावर से खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर दिलदार मोहम्मद साहब, और प्रेसिडेंट पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल मोहतरमा अफशा नाजरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और नर्सिंग के हवाले से बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू रही कि नर्सिंग का शोबा जो है ये भी दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहा है, और इसमें मेल्स के साथ साथ फीमेल्स के साथ साथ मेल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और इसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव किया जा रहा है। ये एक डिप्लोमा से डिग्री की तरफ जो है वो जा रहा है, और मज़ीद इसमें जो है वो बेहतरी आने की गुंजाइश है। इसी दुआ के साथ कि नर्सिस जो अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम दे रही हैं, अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल के कोविड-19 के दौरान, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इसी तरह पाकिस्तान को कोविड-19 से महफूज रखे। अपने मेज़बान मुबशर मजीद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।